हेलो एंड वेलकम टू सफलता टॉक्स। मैं हूं आपका होस्ट शारदानंद। दोस्तों, कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। और इसी वाक्य को बिल्कुल अच्छे से चरितार्थ करते हैं आज के हमारे गेस्ट। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज विनोद कुमार सिंह, रिटायर्ड डीएसपी है। सबसे पहले इन्होंने 1900 इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत यूपी पुलिस में एसआई के पद से की 1976 में, और इन्होंने मुरादाबाद में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से अपने कैरियर की शुरुआत की, जहां से फिर ये आगे बढ़ते गए और फिर डीएसपी के पद तक इन्होंने अपने पूरे दमखम और जोश को, अपने जज्बे को दिखाते हुए इस पद तक पहुंचे हैं। तो विनोद सर, स्वागत है आपका सफलता टॉक के इस प्लेटफॉर्म पे। धन्यवाद शारदानंद जी। और मैं सफलता टॉक का जो अभियान आपने चलाया है इसके लिए मैं साधुवाद करता हूँ अमर उजाला टीम को, और अपने जो मेरे युवा पीढ़ी के व्यूअर्स हैं उनको भी आमंत्रित करते हुए उनका भी स्वागत करता हूँ कि वो जुड़े हैं हमसे। तो मुझे भी खुशी है कि, और आपका साधुवाद कि मुझे आपने इस योग्य समझा कि मुझे इसके लिए आमंत्रित किया और मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जी सर, वेलकम वंस मोर सर। 1976 में जब मैं नौकरी में आया, शुरुआत हुई, तो एक प्रेरणा की बात आती है सबसे पहले कि कैसे किसने प्रेरित किया। एमएससी बीएड कर चुका था और युवा होने के नाते नौकरी की अपेक्षा होती है, तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने अध्यापन कार्य शुरू किया। लेकिन चूंकि बायोलॉजी ग्रुप से था मैं, तो मेरे फादर की इच्छा थी मैं मेडिकल में जाऊँ, लेकिन मैं वर्दी पहनने के लिए बहुत इच्छुक था। और मेरे परिवार में पुलिस में कोई नहीं था, आर्मी या एजुकेशन में। तो उसके बाद मैंने स्वेच्छा से एक सीनियर ऑफिसर के रूप में वर्दी पहनने का प्रयास किया और मैंने पूरे मन से तैयारी की। लेकिन एक गजट ऑफिसर होने की भी एक लालसा थी, इसके लिए मैंने कॉम्पिटिशन्स की तैयारी की। और जब एसआई की वैकेंसी निकली तो मैंने उसी तैयारी के आधार पर मैंने सब इंस्पेक्टर का टेस्ट दिया और मैं उसमें सफलता मिली। तो ये जो कहने की बात है कि प्रेरणा देने की बात है, ये एक आदर्श वाक्य तो है, लेकिन जब तक स्व प्रेरित नहीं होंगे, अपने अंदर से प्रेरणा नहीं आएगी, तब तक हम किसी पद के योग्य अपने को नहीं बना सकते। और तभी हम उस दिशा में काम कर सकते हैं जब हमारा कोई एक विजन होगा, तब हम उस तरफ चल पाएंगे। जैसे कि इंटरव्यू में जब मैं गया इसके सब इंस्पेक्टर का, मुझे याद आ रहा है, आगरा की बात है, वहाँ बोर्ड ने मुझसे पूछा कि सदन की राय में आपको आपकी इतनी उच्च शिक्षा के उपरांत आपको उपनिरीक्षक बनाकर यूपी पुलिस में क्या उस शिक्षा का दुरुपयोग नहीं है। तो मैंने बड़े इसका बहुत संक्षेप में जवाब दिया कि मुझे बेरोजगार रखकर भी तो इसका उपयोग नहीं है। बड़े हास्य की बात थी, लेकिन मेरे मन में दृढ़ संकल्प था कि मैं सब इंस्पेक्टर बनूं और पुलिस में ज्वाइन करूं, और यहाँ एक स्टेप अप लेकर फिर मैं अपनी ऊंचाइयों पर जाऊं, चाहे मेडिसिन एसपी बनूं या डिप्टी एसपी बनूं। ये मेरा एक उद्देश्य था। तो ये प्रेरणा मुझे मिली है, सो प्रेरणा से ही मिली है। और इसके लिए मैंने उन दिनों एक ऑक्सिलरी कैडेट कोर हुआ करता था, एसीसी, स्काउट एंड गाइड हुआ करता था, मैं इन सब में पार्टिसिपेट किया। उसके बाद एनसीसी का मैंने बी और सी सर्टिफिकेट लिया। तो एक जो डिसिप्लिन, वर्दी और लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हुई, बहुत शुरू से हुई, और उसके सापेक्ष मैंने पुलिस को वरीयता दी और मैं यहाँ आ गया। जी जी सर, बिल्कुल सही कहा कि आपके अंदर सिर्फ प्रेरणा की ही बात नहीं होती है, आपके अंदर सर वो जज्बा भी होना चाहिए कि हमें कुछ वो काम करना है जो हम करना चाहते हैं। वो आपके अंदर वो चिंगारी होनी चाहिए, तभी वो एक मुकाम तक लोग पहुंच पाते हैं। और कोशिश तो हर किसी को अपने अंतिम समय तक, कहते हैं ना सर कि कोशिश तो अपने अंतिम समय तक लोगों को करनी चाहिए। या तो सफलता मिल जाती है और या फिर वहां से तजुर्बा मिल जाता है, दो ही चीज मिलते हैं सर। सर, लेकिन यहाँ से हम लोग अपने जी प्रश्नों जी का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे सर। तो सर, आप एक बात ये जी बताइए कि आपने जब जब आपको ये प्रेरणा मिली, आपके पिताजी ने कहा था कि आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए और आपको भी सब वर्दी का शौक था,
आपने अपनी जो पुलिस की तैयारी की जो नौकरी थी, इसकी तैयारी कैसे शुरू की? ये तो था कि आपको करना था, तैयारी की शुरुआत कैसे हुई सर? जी, तैयारी में दोनों ही चीजें शामिल होती हैं, शारीरिक तौर पर भी और एक मानसिक एजुकेशनल तौर पर तैयार करना। तो मानसिक तौर पर जो मेरा एक इंटेलेक्चुअल लेवल था वो एमएससी, बीएड और एलएलबी भी किया, बाद में किया मैंने इन सर्वे। तो उस समय जब मैंने शुरुआत की तो फिर मेरा मन किया कि मैं इसके लिए तैयारी करूं। फिर मैंने फिजिकल भी तैयार किया, दौड़ना शुरू किया, शॉर्टपुट जो भी उसके आइटम्स थे सारे मैंने प्रैक्टिस में किए। और पढ़ाई के लिए मैंने उन दोनों दिनमान पत्रिका आया करती थी, पाक्षिक पत्रिकाएं थी, मासिक पत्रिकाएं थी, कुछ गाइड थी, उनके बारे में मैंने जाना। तो उन दोनों डिजिटलाइजेशन नहीं था, तो हमने नेटवर्क, जूम और इस सब चीज़ों से बिल्कुल अछूते थे। तो ये जो भी समाचार पत्रों से हमने संकलित करके अपने को अपडेट किया, और उन परीक्षाओं के आधार पर, उन तैयारियों के आधार पर मैंने उसमें सफलता पाई। तो अब आज जो ये सोचते हैं कि साहब अब ये चीजें कैसे करें, आज तो हमारे पास बहुत अच्छे संसाधन हैं। तो मैं अपने युवा साथियों से कहूंगा कि जो भी चीजें हैं, अब तो ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, डिजिटल तमाम चैनल्स हैं, जो भी गैजेट्स हैं, उन पे सारी चीजें करके उपलब्ध है सारी, और उनको कर सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से तैयारी की, जो एक ओल्ड एज फैशन था उसको मैंने पूरा किया। जी ओके सर, तो सर ये जो आपने जब तैयारी की थी तो आपने क्या सब पहले प्रयास में ही आपने सफलता हासिल कर ली थी, या कितने प्रयास वहां पे होते थे ऐसे आपके समय में जब तैयारियां चलती थी पुलिस की नौकरी के लिए? एज लिमिट बहुत कम थी, यस 21 सर। साल की एज थी। पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद उसका 2 साल का लाभ मिला। 23 साल की उम्र में मैं दरोगा बना और प्रथम प्रयास में ही मैं सब इंस्पेक्टर बन गया था। तो उसमें मुझे कोई इंतजार नहीं करना पड़ा, उसमें मुझे बहुत प्रयास नहीं करना पड़ा। हाँ, फिजिकल में मुझे थोड़ा सा अलग से एक्सरसाइज करना पड़ा उसके लिए, और रूटीन बनाना पड़ा, तो जो उसका अभ्यास कम था। जी सर ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, चाहे हम अभी की बात करें या आज से 20-25 साल पहले की बात करें, पहले प्रयास में इस तरह के सर्विसेज में एंट्री पा लेना, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात उस समय भी रही है। और अभी तो खैर जो हमारे स्टूडेंट्स देखते हैं और जो आपसे इस तरह की प्रेरणा ले रहे होंगे कि किस तरह से इसकी तैयारी शुरू की जाए, तो शायद अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस कर रहे होंगे। तो सर लेकिन आपने जब इसकी तैयारी की शुरुआत की और पुलिस फोर्स में आप एंटर हो गए, तो इसने आपके पूरे जीवन को कैसे बदल दिया? एक वर्दी का सपना देखना और फिर वर्दी को अपने शरीर पे देखना, इन दोनों में सर किस तरह से आपके जिंदगी को बदल दिया सर? और सही प्रश्न किया आपने। और जब हम किसी चीज का विजन लेके चलते हैं, किसी विभाग में आने की बात सोचते हैं, तो उससे पहले हम उस परिवेश को देखते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं। तो समाज में जो कमियां दिखी, जैसे अपराध है, जैसे ट्रैफिक यातायात, उस समय के यातायात नाम तो नहीं जानते थे, लेकिन भीड़ भाड़ और सब चीजें थी। और इसके बाद जो भी न्याय देने की बात थी कि हमारी पुलिस क्या करती है, तो सब इंस्पेक्टर एक ऐसा पद है जिसमें वो तत्काल समझौता करा के, समस्या को सुनकर, दोनों के पक्षों की बातें रखकर, तो बजाय इसके कि अपराधिक किसी स्थिति पर पहुंच जाए। जैसे मैं उदाहरण बताता हूँ, और जब मैं बिहार में था नौकरी के तत्काल 1 साल बाद, तो मैंने देखा कि चर्चा थी वहां की डकैत क्यों बनते हैं। तो इस तरीके के डकैत बनने का एक मुख्य कारण ये था कि पुलिसिंग बहुत अच्छी नहीं थी वहां। शुरुआत में आपस के झगड़े होते थे, गाली गलौज होती थी, उसके बाद पुलिस अरेस्ट करके ले जाती थी, जेल भेज देती। तो ये चीज जब आई तो आखिर आगे चल के वो बहुत बड़े डकैत बने, मर्डरर बने, गैंग ऑर्गेनाइज किए। तो कुल मिला के इस तरीके के गैंग वहां बने। लेकिन अगर ये पुलिसिंग शुरुआत से हम सोच के चलें कि हम नेगोशिएशन कराएं, समस्या सुने, पीड़ित को सुने, तो शायद ये विचार लेके चलेंगे तो हम पुलिस की नौकरी बहुत अच्छे से कर सकेंगे। ये बदलाव लाया गया। और संवेदनशीलता और धैर्य रखना, ये दोनों चीजें भी इस पुलिस की नौकरी के लिए बहुत आवश्यक है, जो मैंने शुरुआत की। व्यक्तिगत चूंकि आप प्रश्न कर रहे हैं तो इसलिए मैं व्यक्तिगत जवाब दे रहा हूँ। मैं डिग्री कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा, बहुत चीजें खराब हुई। एक जानते हैं जिस तरीके का प्रेसिडेंट का माहौल होता है, दिनचर्या होती है। उन दोनों 71 की वार चल रही थी, इंडो पाक वार। तो ये उस समय मैं
और उसके बाद जब टीचर हुआ, टीचर होने पे क्लास में कुछ मैंने अभद्र शब्द बोल दिए स्टूडेंट से, तो ये मेरे जब मैंने बोल दिया तो पूरी क्लास की निगाह मेरी तरफ गई, तो मुझे कुछ लगा कि मुझे अपराध बोध हुआ कि मैंने कुछ कह दिया। मैंने चौक रख के उस चीज को रखा। ये संस्मरण मैंने इसलिए सुनाया कि पुलिस में आने के बाद भी मैंने अभियुक्त को कभी गाली नहीं दी। वो अलग बात है, बहुत सख्ती बरती, हो सकता है पिटाई भी करनी पड़ी हो, लेकिन मुंह से कभी गाली नहीं दी। तो ये परिवर्तन आया, ये बदलाव की बात है। ये सोच क्या है कि गाली नहीं देनी है। तो इस तरीके से बहुत से क्रोध में कमी करना है, सहनशीलता करनी है। जैसे भीड़ में गए हम, किसी ने कहा कि पुलिस के कुत्ते हाय हाय, हम सुनते हैं। तो ये तब भी सुना जाता था। हुआ कि उन्होंने अपनी केन निकाला और बंदूक निकाली और फायर कर दिया। तो ये धैर्य की बात है, सहनशीलता की बात है, कैसे हम उस चीज का एक ऑब्जर्वेशन करें। अगले शब्द जो मैंने ऑब्जर्वेशन यूज किया है कि हम देखभाल करना जाने, ये जो परिवर्तन आता है ये बहुत बड़ी चीज है। जब तक हमें ऑब्जर्वेशन की क्षमता नहीं बढ़ेगी तब तक हम सफल पुलिस अधिकारी नहीं बन सकते। ये बदलाव आया और अपने विचारों को नई दिशा देने की मुझे प्लेटफॉर्म मिला, जहाँ से मैंने अपने विचार रखे। जैसे हमें अगर शांति व्यवस्था कायम करनी है तो इतना लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर होनी चाहिए, डेवलप करनी पड़ेगी कि हम रामलीला अगर कहीं हो रही है और शांति व्यवस्था बनानी है तो उसके मंच पर जाकर हमारा दरोगा बोल सके कि साहब हमारी ये व्यवस्था अगर यहाँ शांति की आप लोगों ने तो मैं सख्ती बरतूंगा। तो ये जो हिम्मत है कि हम स्टेज पर जाकर माइक लेकर पकड़ सकें, बोल सकें, ये हमें क्वालिटी डेवलपमेंट की बात है। अगला जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि मिनिमम रिसोर्सेज, कम से कम संसाधनों में हम सामंजस्य करके और अच्छा परिणाम दे सके, अच्छे नतीजे दे सके। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए और ये बदलाव आना चाहिए। ये मेरे में आया और मैंने कोशिश की पूरी, मैंने आया था। जी सर, बहुत अच्छी बात कही। और हमारे जो अभी नए बच्चे होंगे जो अभी यूपीएसआई में इस कैरियर में अपने आप को यूपीएसआई के कैरियर में जाने की बात सोच रहे होंगे कि मेरा चुनाव किस तरह हो, तो आपने जो सर ये खासकर ये 4-5 बातें की कि उनमें धैर्य होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए, उनमें जो है एक ठहराव होनी चाहिए, मिनिमम रिसोर्स में किस तरह से काम करना है, वो सारी बातें तो बहुत अच्छी सर आपने क्वालिटीज बता दी है बच्चों को और बहुत उन्हें हेल्प होगा। सर हम लोग आगे क्वेश्चन पे बढ़े उससे पहले एक बच्चे ने क्वेश्चन कर दिया है, हम एक बार वो छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। और उनका ये मानना है, वो ये पूछ रहे हैं कि सर एक बार यूपीएसआई में अगर हमारी एंट्री हो जाती है तो प्रमोशन से किस किस पद तक पहुंच सकते हैं, सर क्या कहेंगे इनको? बहुत बढ़िया, उन्होंने उत्साही प्रश्न किया है और ये एक नजीर है कि ये विचार आना चाहिए कि जहाँ जिस प्लेटफॉर्म को चुन रहे हैं उसका आगे भविष्य क्या है। तो सब इंस्पेक्टर होने के बाद अगर आपका जो वर्क रोल है वो ठीक चलता रहता है, आपकी कार्यप्रणाली ठीक चलती रहती है, ऑनेस्टली आप इसको करते रहते हैं, तो इंस्पेक्टर और डिप्टी एसपी एडिशनल एसपी तक जा सकते हैं। और एडिशनल एसपी होना करीब करीब सुनिश्चित है और हम इस चीज को कर सकते हैं। इसमें डेविएट होने के लिए भी बहुत सी चीजें हैं। जैसे अगर आपको सब इंस्पेक्टर थाना पुलिस की नौकरी रास नहीं आ रही है तो हमारे पास रिजर्व पुलिस लाइन है, वहां हम जाके नौकरी कर सकते हैं, ऑप्शंस हैं। हम ट्रेनिंग सेंटर्स पर जाकर अपना ऑप्शन दे सकते हैं, हम इंटेलिजेंस में जाकर अपना ऑप्शन दे सकते हैं, जहाँ पर कि हम अपने इंटेलेक्चुअल को प्रोड्यूस कर सकें। हम ये कैपेबिलिटी हमारी है कि हमें सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस का बनाकर हमको विभाग में इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन उसके बाद ये हमारे एफर्ट्स हैं कि हम अपने करेक्टर रोल को, हिंदी में चरित्र पंजिका को बचाते हुए कैसे एडिशनल एसपी तक पहुंचेंगे। और निश्चित बात है कि हमारे 40% सब इंस्पेक्टर एडिशनल एसपी तक पहुंचते हैं और 60% डिप्टी एसपी से ही रिटायर होते हैं। तो ये इसका मतलब आगे चैनल बहुत अच्छा है नौकरी करने के लिए। और ऐसा नहीं है कि SICP होने के बाद चैनल ब्लॉक हो जाता है, कंपटीशन की तैयारी के लिए भी इसको खुला हुआ है। आप थोड़ा सा थाना पुलिस में जहाँ वर्किंग बहुत ज्यादा है वहां से स्विच ओवर करके इस तरीके के ऑफिस में नौकरी करने के बाद पढ़ाई का समय मिलता है और आप PCS IAS की तैयारी करके वहां भी कर सकते हैं। लेकिन माइग्रेशन का न सोच के उस विभाग में जहाँ नौकरी कर रहे हैं वहां भी आपको पूरे समर्पण से काम करना पड़ेगा, तब आपकी छवि ठीक बनी रहेगी। अन्यथा न यहाँ के रह पाएंगे न वहां सही अपॉर्चुनिटी पा पाएंगे।
जी सर, सर बिल्कुल सही बात है। और हमारे जो बच्चे देख रहे होंगे, आप सर आज हमारे साथ लाइव है, आप लोग अपने सवाल और भी सर से पूछ सकते हैं। मीनवाइल हम लोग आगे सर बढ़ते हैं। सर जब आपने कहा कि आपके जीवन में किस तरह से बदलाव आया, कैसी चीजें आपने सीखी पुलिस बल में रहते हुए, सर लेकिन जब आप उस पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में पहुंचे, तो उसके बाद का वहां पे आपका दैनिक प्रोग्राम, मतलब दैनिक कार्यक्रम कैसा रहता था? डेली प्रोग्राम, डेली रूटीन कैसा रहता था? हमारे बहुत सारे बच्चों के मन में ये उत्सुकता होगी कि हम जाएंगे ट्रेनिंग एकेडमी में, कैसा रहेगा, कैसी रहेगी हमारी दिनचर्या। सर इस पे तो भी कुछ बताएं। जी सर। आप पूछना चाह रहे हैं कि जब सब इंस्पेक्टर मैं वहाँ बन के पहुंचा तब जी मेरी सर, दिनचर्या क्या थी? बिल्कुल बिल्कुल जी सर। जी, अच्छा, मैं ठीक है, मैं समझा कि मेरी पोस्टिंग से आप इसको बताना चाह रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं बताता हूँ ताकि मन का जो शंकाएं हैं वो निपटती जाए इनकी। बिल्कुल। बहुत अच्छा वातावरण रहता है ट्रेनिंग सेंटर्स का, और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको सुविधाजनक बनाने के लिए बहुत करीब करीब में ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए हैं। हमारे पूर्वांचल गोरखपुर से लेके और आप पीछे नोएडा तक तमाम ट्रेनिंग सेंटर्स बने हैं। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, पुलिस एकेडमी, ये सब इंस्पेक्टर्स के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। यहाँ जाने के बाद जो भी ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो पहले से लिख के भेज दी जाती हैं और वो उस हिसाब से पालन होता है। वहाँ रेजिडेंशियल अकोमोडेशन मिलती है बहुत बढ़िया, जहाँ आप रह सकते हैं। मैं अपने समय की तो मैं तुलना नहीं करूंगा, लेकिन आज इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे बैरक्स हैं जहाँ पर आवास के तौर पर वहाँ रह सकते हैं। तो ये सुबह से वहाँ रूटीन होता है। नए नए जब जाते हैं, जब रेगुलर सुबह जगाने के लिए पहला बुगल बजाता है तो बड़ा असमंजस की स्थिति होती है। जो आदत बनी हुई है कि बहुत देर तक सोने की, तो उसमें थोड़ा सा खलल पड़ता है। तो यही एक एडजस्टमेंट है जो बदलाव आता है कि हम उस घर के परिवेश से आकर सबके साथ समूह में कैसे काम करें। सबसे पहले रेगुलर हमें जगाता है तो उस समय कुछ लोग चिड़चिड़ाते हैं, कुछ भाषाएं गलत निकालते हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं आती। कहते हैं साहब पुलिस टॉर्चर सेंटर है, पीटीसी को ऐसा कहा जाता था, लेकिन ऐसा नहीं है, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर ही है। और उसमें ये पहला है। हाँ, तो ये बिगुल से हमारा स्वागत होता है। सबसे पहले हमें उठाया जाता है, उसके बाद हम सुबह मॉर्निंग परेड में जाते हैं। तो जब उठ के जाते हैं सारे के सारे लोग, तो फिर एक मैंने वो चाइल्डिश एटीट्यूड देखा है बच्चों का कि जिसमें आनंद लेते हैं उनसे, कोई वहाँ टेंस नहीं होता है। वहाँ जाने के बाद परेड करते हैं 40-40 मिनट के 2 पीरियड। उसके बाद उन्हें वहीं ब्रेकफास्ट मिलता है परेड ग्राउंड पर। परेड समाप्त होने के बाद अपने फिर रूम पर आते हैं, जहाँ पर फिर तैयार होने के बाद वो ड्रेस यूनिफॉर्म बदली जाती है। इंडोर क्लासेस के लिए वो क्लास में तैयार होते आते हैं अपनी बुक्स लेकर, जहाँ पर उनका इंडोर क्लासेस चलती हैं। वो विषय मैं बताऊंगा बाद में जब आएगा टॉपिक में कोई। तो ये आउटडोर और इंडोर दोनों प्रकार के प्रशिक्षण वहाँ कराए जाते हैं। आउटडोर का मतलब जो हम परेड कर रहे हैं, इंडोर का मतलब जो क्लास रूम जा रहा है। उसके बाद दोपहर में आने के बाद फिर लंच होता है, और लंच के बाद शाम को फिर स्पोर्ट्स और पीटी और परेड, ये तीनों कार्यक्रम फिर कराए जाते हैं। उसके बाद नाइट रोल कॉल होती है, और इसके साथ साथ तमाम तरीके की करिकुलर एक्टिविटीज वहाँ होती रहती हैं। स्पोर्ट्स से रिलेटेड तमाम फंक्शंस होते रहते हैं, डिबेट्स होती हैं, मैथ्स नाइट्स होती हैं, जिनमें हम अपने जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, जो टैलेंटेड ट्रेनीज हैं, उनका एक्सपोजर कराते हैं, उनको लीडरशिप क्वालिटी बढ़ाते हैं, उनकी फ्रेंकनेस बढ़ाते हैं। ये उद्देश्य होता है जी। यस सर, यस सर। सर ये जो पूरी ट्रेनिंग होती है, ये जो कैडेट्स की जब ट्रेनिंग होती है यूपीएसआई में सिलेक्शन के बाद, ये कितने दिनों की ट्रेनिंग होती है? जी, ये ट्रेनिंग सेंटर पर 12 महीने की ट्रेनिंग, 12 मंथ। ओके। आउटडोर इंडोर दोनों के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, और ये 12 महीने का पहला शेड्यूल है। 1 साल तक ट्रेनिंग है, उसके बाद परीक्षाएं वगैरह होती हैं, और अगले 12 महीने इनको व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए जनपदों में भेजा जाता है, जहाँ पर इनको अलग अलग ऑफिस में, अलग अलग थानों में, रूरल और अर्बन, देहात क्षेत्र के और नगर क्षेत्र के थानों में नियुक्त करके वहाँ का प्रशिक्षण कराया जाता है। और जो भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के मुख्यालय पर, जनपद मुख्यालय पर जो भी और कार्यालय ऑफिस होते हैं, जैसे न्यायालय है, अभियोजन कार्यालय है, पुलिस लाइन्स है, मॉर्चरी है, जहाँ पर उनके पोस्टमार्टम होता है,
इस तरीके की स्थितियों में भी इनको 12 महीने प्रशिक्षण दिया जाता है। 1 महीने का प्रशिक्षण इनका संबंधित पीएसी में होता है, बटालियन में, प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबलरी पीएसी की बटालियन में भी निकटवर्ती जो भी बटालियन होगी उसमें 1 महीने का प्रशिक्षण इनका होता है। इसमें 11 महीने का व्यवहारिक प्रशिक्षण जनपद में, 1 महीने का पीएसी में। अब यहाँ ये भी बता देता हूँ मैं कि 12 महीने जो हम एकेडमी में ट्रेनिंग कराते हैं, पीटीसी में, सॉरी, वो एकेडमी केवल मुरादाबाद में, बाकी जगह पीटीसी है और पीटीएस है। 12 महीने के प्रशिक्षण के बाद जब इनकी परीक्षा होती है तो उसमें जो बच्चे अनुत्तीर्ण हो जाते हैं उनको 3 महीने के लिए रोका जाता है और 3 महीने के बाद उनकी पुनः परीक्षा होती है, फिर वो पास आउट होते हैं। इसी प्रकार व्यवहारिक प्रशिक्षण जो 12 महीने का होता है उसमें भी अगर उनकी परफॉर्मेंस अप टू दी लेवल, अप टू दी मार्क नहीं है तो ऐसे लोगों को 3 महीने के लिए उनका एक्सटेंशन किया जाता है और इसका सुपरविजन संबंधित जनपद के पुलिस अधीक्षक और रेंज के डीआईजी, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये करते हैं। और पूरी ट्रेनिंग जो 11 महीने की होती है जनपद की, उसका ये ट्रेनिंग शीट बनाते हैं, ट्रेनिंग रजिस्टर बनाते हैं। उसको ये दोनों अधिकारी देखने के बाद समीक्षा करते हैं कि आपका इस पीरियड में कैसा वर्क रोल रहा, किस तरीके की आपकी कार्यप्रणाली रही। अगर आपकी कार्यप्रणाली अगर मानक के अनुसार ठीक नहीं है तो 3 महीने का लिए और रोका जा सकता है। उसके बाद आपकी जनपदों में पोस्टिंग की जाएगी। यस सर। सर, तो ये जो पूरे आपने बताया कि 12 महीने की होती है और 11 महीने जनपद में फिर इस तरह से ट्रेनिंग होती है, तो इसमें कितने छात्र, मतलब कितने कैडेट जो है वो उत्तीर्ण हो पाते हैं, कितने प्रतिशत, कुछ ऐसा रहता है क्या, या सभी हो जाते हैं सर? नहीं, हतोत्साहित करने की कोशिश नहीं करूंगा। यस सर। होता यह है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो शिक्षा पद्धति है वो इंग्लिश मीडियम की ज्यादा है। वो थोड़ा सा हमें दिक्कत करती है क्योंकि पुलिस विभाग में कार्य करने का जो माध्यम है भाषा का वो हिंदी है। चाहे वो हम पत्राचार करें, चाहे विवेचना में केस डायरी लिखें या कंप्यूटर में टाइपिंग करें, हम हिंदी में ही करते हैं। न्यायालय की प्रोसीडिंग केवल वो लोकल जो कोर्ट्स हैं उनकी हिंदी में है, हाई कोर्ट के अलावा सारी कार्रवाई हिंदी में ही होती है। तो ये जो हमारे नए सब इंस्पेक्टर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं इनको 3-4 महीने तो थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है और वो शब्दावली को नहीं समझ पाते। और तो पहली बात तो ये है कि भाषा की वजह से दिक्कत आती है, वो जो एक्सप्रेशन देना चाहते हैं वो नहीं हो पाता। हम लोग रोकते हैं कि भाई इंग्लिश में नहीं लिखना क्योंकि आपको आदत डालनी होगी हिंदी में ही लिखना, वो दिक्कत आती है। दूसरी प्रवृत्ति के जो लोग हैं जॉब से सेटिस्फाइड नहीं होते। वो कहते हैं दरोगा बन के सैलरी मिल जाएगी, घर का खर्चा चलेगा, हमें कंपटीशन देके आगे जाना है, हमें यहाँ नहीं रुकना है। तो जो हाफ हर्ट ट्रेनिंग में ही है वैसे लोग भी कभी कभी लापरवाह होने के कारण फेल होते हैं, पर इनका परसेंटेज बहुत ज्यादा नहीं है। बच्चे हताश न हो, 2 से 3%, और उनको भी हम रोक कर एक्स्ट्रा ट्रेनिंग कराकर एक्स्ट्रा टाइम देकर पास आउट करते हैं और हो जाते हैं। ऐसा नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हमें वापस करना पड़ा हो किसी को, ओके ट्रेनिंग सेंटर से किसी को वापस करना पड़ा हो, ऐसा नहीं हुआ। ये आपने जो पूछा कि यस इस तरीके के रिजल्ट्स रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर ये तो होता है कि एक ट्रेनिंग पीरियड चलती है, लेकिन वो क्या कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स होते हैं क्या जिनके ऊपर ये कैडेट्स की जांच होती है, उनकी परीक्षा ली जाती है? क्या वो कुछ स्पेसिफिक बताया जाता है क्या कि हम आपको इस पैरामीटर पे आपको हम लोग मापेंगे, या यहाँ परीक्षा के बारे में बता देता हूँ, पैरामीटर्स के बारे में बताता हूँ कि ये जो 24 विषय होते हैं, 12 आउटडोर, 12 इंडोर। प्रत्येक विषय 100 नंबर का होता है जिसमें हम इनका मूल्यांकन करते हैं। जो भी जैसा प्रोडक्शन देगा, जैसा एग्जामिनर आते हैं बाहर से भी और इंडोर एग्जामिनर, इंटरनल एग्जामिनर भी होते हैं, तो वो परीक्षा लेते हैं जिसमें 2400 अंक तो होते हैं इनके परीक्षा के, और 100 अंक होते हैं प्रिंसिपल्स मार्क, जिसमें इनके द्वारा ट्रेनिंग सेंटर पर किया गया आचरण, इनके द्वारा ट्रेनिंग में ली गई रुचि, करिकुलर एक्टिविटीज में इनका योगदान, ये सारी चीजों को मिलाकर उन 100 नंबर में देते हैं। इस प्रकार एग्रीगेट 2500 नंबर में इनको 50% अंक अर्जित करना आवश्यक है अगर पास होना है तो ये इनके असेसमेंट का एक तरीका है।
और अब ये शुरू कर दिया गया है कि ये असेसमेंट बजाय इसके कि पूरे वर्ष के बाद लिया जाए, बीच बीच में भी इनके टेस्ट होते रहते हैं, और इनसे हम इनका आकलन करते हैं। जो बच्चे कमजोर मिलते हैं उनको एक्स्ट्रा क्लास लगाकर भी उस चीज की पूर्ति कर ली जाती है, और बहुत ठीक तरीके से, बिना किसी हतोत्साहित किए हुए, बिना किसी को इस तरीके से डिमोरलाइज किए हुए ये प्रयास चलता रहता है और बच्चे उसको एंजॉय करते हैं। तो ये जो लोग अंतिम परीक्षा में प्रत्येक सब्जेक्ट में फर्स्ट आते हैं उनको एक एक ट्रॉफी दी जाती है, और जो सारे विषयों में सारे कैडेट्स में फर्स्ट आता है, इसको कहते हैं सर्वांग सर्वोत्तम छात्र, जिसके सर्वाधिक अंक होते हैं, उसको मेरिट स्वॉर्ड ऑफ विनर कहा जाता है, और उसको मेरिट स्वॉर्ड दी जाती है। सर मैंने आपके बारे में किया था, मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, मैं यही बात कहने जा रहा था कि आपने पूरे ट्रेनिंग में आपने सबसे अधिक नंबर लाके, सबसे अधिकतम नंबर्स आपके ही आए थे और आपने टॉप किया था, और इसके लिए गवर्नर ने आपको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी आपको वहां पे प्रदान की गई थी। सर इसके बारे में थोड़ा बताइए कि कैसा रहा उस समय का माहौल सर, जब आपको लगा कि आपने पूरे इसमें टॉप किया है। हाँ, बहुत उत्साह की बात थी, बहुत खुशी की बात थी, बड़े गर्व की बात थी। अनएक्सपेक्टेड था मैं कि मुझे शोट मिलेगा, और मेरे आश्चर्य की बात ये थी कि मेरे आउटडोर और इंडोर दोनों में ही सर्वाधिक अंक थे। अलग अलग तो होते थे, और उसके बाद यूपी में केवल एक ही आदमी को मिला करती थी शोट ऑफ ऑनर उस समय। एक इंग्लिश पीपल थे मैरिस, तो मैरिस के नाम पे वो शोट अभी भी, अब हमारे यहाँ मेरिट शोट कही जाने लगी है, लेकिन पहले वो मैरिज शोट कही जाती थी। तो वो शोट लेने के बाद तो मेरे साथियों में मुझसे ज्यादा उत्साह था, उन्होंने मुझे 10 बार ऊपर तक उठा उठा के और ग्राउंड पे लाए। तो वो एक उत्साह की बात थी और एक एंजॉयमेंट था। तो उन्हें लगा कि ईमानदार आदमी को शोट दी गई, तो कोई पक्षपात नहीं किया गया। तो मैं इन बच्चों को ये भी बताना चाहूंगा कि वहाँ ऐसा कोई पक्षपात नहीं होता, और आप जैसी परफॉर्मेंस वहाँ देंगे आपको उतना सम्मानित किया जाएगा, आपको उतना रिवार्ड दिया जाएगा। बिल्कुल सर, आगे बढ़ने से पहले अपने देख रहे सारे दोस्तों से मैं अपील करना चाहूंगा कि आप लोग फटाफट इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शेयर जरूर कीजिए क्योंकि आपके बहुत सारे दोस्त हैं जो कि यूपीएसआई का में इस बार अपियर होंगे, उन्होंने फॉर्म भी भरा हुआ है। तो सर जिस तरह से बातें कह रहे हैं वो बहुत ही प्रैक्टिकल बातें हैं, और सर की पूरी जीवनी इसके ऊपर है, पूरा जीवन इन्होंने जिया है उस चीज को। तो सर जो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं वो अपने आप में उसकी वैल्यू क्या होगी उसको तो ऐसे मेजर नहीं किया जा सकता। इसीलिए आप लोग फटाफट इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग आगे बढ़ेंगे, इससे पहले सर एक दो बच्चों के सवाल आ गए हैं, और एक बच्चे तो ये पूछ रहे हैं कि सर ओ लेवल सर्टिफिकेट का इसमें कितना रोल है। मैं बता दूं कि ओ लेवल जो है वो कंप्यूटर ओ लेवल सर्टिफिकेट आपकी मांगी जाती है, और बेसिकली इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए होती है कि आपको ये देखा जाए कि आप कंप्यूटर में आप कंप्यूटर कुछ जानते हैं कि नहीं, क्योंकि सर आजकल बहुत सारी चीजें जो है कंप्यूटराइज्ड हो गई है, इसीलिए ये एक सर्टिफिकेशन की डिमांड भी है। प्लस जो पुलिस प्रमोशन बोर्ड है उसने भी साफ साफ कहा है कि ओ लेवल सर्टिफिकेट उस समय में भी एक अच्छा काम करेगा जब अगर दो प्रतिद्वंदी के दो छात्र तीन छात्रों के एक समान नंबर रिटेन में आ गए हो, तो वहां पे जिसके पास ये सर्टिफिकेट होगा उसे वरीयता दी जाएगी। तो इसलिए छात्रों आप अगर आपके पास ओ लेवल सर्टिफिकेट है तो बहुत ही अच्छी बात है। सर दूसरे एक छात्र ने आप पूछा है कि ट्रेनिंग पीरियड में क्या कुछ सैलरी मिलती है तो कितनी मिलती है? अच्छा एक्चुअली ये थोड़ा सा अभी इस पर विचार मंथन चल रहा है कि केवल सब इंस्पेक्टर को ही छोड़कर बाकी जो भी पद हैं पुलिस के उन सब में पूरा वेतन मिलता है। कांस्टेबल को भी, एसपी को भी, आईपीएस को भी। केवल सब इंस्पेक्टर को स्टाइपेंड मिलता है, एक ऑनरेरियम मिलता है उसको, और वो इतना पर्याप्त होता है कि उनकी मैसिंग का खर्चा, उनका ट्रेनिंग सेंटर पर स्टे का खर्चा आराम से निकल सकता है। इतना स्टाइपेंड दिया जाता है, सैलरी नहीं मिलती, वेतन नहीं मिलता है जी। ओके ओके, तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपको ये सवाल के जवाब सर ने दे दिया है। सर आगे बढ़ते हैं कि जब ट्रेनिंग पास हो जाती है, अभी तक तो हमने बातें की कि ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग में कुछ छात्र रह जाते हैं या वो नंबर बहुत कम होते हैं कि ट्रेनिंग में कुछ छात्र रह जाते हैं,
लेकिन ट्रेनिंग पास करने के बाद फिर क्या होता है, उनकी जो पोस्टिंग होती है या उनका जो पोजीशन होता है, जो पोस्ट होते हैं, तो किस तरह से निर्धारित की जाती है, उसका पैमाना क्या होता है, क्या होता है ट्रेनिंग के बाद, बेसिकली ये होगा हमारा सवाल। जी, तो बहुत सही। ये तो जैसा कि मैंने बताया कि 12 महीने इंस्टीट्यूट में होता है, ट्रेनिंग सेंटर पर 12 महीने जनपद में। तो 12 महीने जनपद का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उनका जो वैल्यूएशन होता है एसपी और डीआईजी के पर्यवेक्षण के आधार पर, उसके बाद उनकी नियुक्तियां जनपदों में की जाती हैं उप निरीक्षक के पद पर। और वो नियुक्तियां उस प्रकार की जाती हैं कि प्रत्येक जनपद के लिए निर्धारित संख्या उप निरीक्षक की होती है, जिसको एलोकेशन कहते हैं, आवंटित संख्या कहते हैं। वो पुलिस मुख्यालय के द्वारा निर्धारित की जाती है। बड़े जनपद में ज्यादा, मध्यम जनपद में कम और छोटे जनपद में कम। तो जहां जिस तरीके की रिक्ति होती है उप निरीक्षक की, उस हिसाब के एक पूरे आंकड़े पुलिस मुख्यालय जाते हैं, जहां से ये सूचना आती है कि जनपद में इतने उप निरीक्षक की आवश्यकता है। उसके बाद जो भी नियुक्ति विभाग है वह इन उप निरीक्षकों को उन जनपदों में नियुक्त करता है। यहाँ कोई वरीयता नहीं होती, यहाँ कोई और चॉइस नहीं होती, केवल लिस्ट के हिसाब से जो लिस्ट बनी हुई पासिंग की, ट्रेनिंग सेंटर की जो लिस्ट बनी हुई थी उसके आधार पर इनको पोस्ट कर दिया जाता है। अभी पॉलिसी चल रही है, बन रही है कि 3 जनपद या 5 जनपद इनसे विलिंगनेस के मांग लिए जाए जिनमें नियुक्ति इनकी कर दी जाए। तो इस तरीके की अगर कोई फैसिलिटेशन हो जाती है तो वो लाभ इन नए ट्रेनिंग्स को जो पास आउट होके जा रहे हैं उनको मिल सकता है। यस सर, तो ये तो हो गया है कि हम लोग किस तरह से उसकी पोस्टिंग होती है, और सर ने बहुत अच्छे से उस चीज को समझाया है। और हालांकि सर आपने बहुत पहले ही कह दिया था कि आपने जब इस पोजीशन में आपकी जब नियुक्ति हुई थी, जब आप पुलिस में गए थे, तो आपको बहुत सारे क्वालिटीज थे जो आपने सीखे, कुछ इंट्रिंसिक भी थी जो आप में पहले से भी मौजूद थी, और कुछ आपने सीखा भी। तो अभी अगर मैं किसी एक बच्चे की बात करूं जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएसआई की, तो इन सारे गुणों में आप कौन सा एक खास गुण बताना चाहेंगे जो कि किसी एक यूपीएसआई ट्रेनी में या वो एस्पिरेंट में होना ही चाहिए, जिसके बिना शायद कल्पना नहीं की जा सकती है कि वो इस पोस्ट के लायक भी है? तो वो एक कौन सा खास गुण आप बताना चाहेंगे सर? देखिए, उसमें परसेप्शन वो होना चाहिए, संवाद कौशल आवश्यक है, और जो लिटरेचर पढ़ा जाए उसकी पुनरावृत्ति करे, उसको मनन करे, उसमें एकाग्रता से चिंतन करे, तो तभी वो बिना ये सोचे हुए कि रिजल्ट क्या होगा, अगर उसका विजन सही है, उसने चिंतन किया है, मनन किया है, उसने टॉपिक पढ़ने के बाद उसकी पुनरावृत्ति की है, उसका रिपीटेशन किया है, और उसके बाद फिर उसको उसमें जो कमियां हैं उसका जो फीडबैक है उस पर भी विचार किया है, तो निश्चित तौर पर सफलता पाएगा। ऐसा कोई फेलियर की गुंजाइश रहती नहीं है। ओके सर। सर, एक यूपी पुलिस का एक बहुत ही आदर्श वाक्य है, आपकी सुरक्षा हमारी प्रतिज्ञा। जी सर, तो ये जो वाक्य थी, आपकी सुरक्षा हमारी प्रतिज्ञा, ये आप जब पुलिस फोर्स में थे तो प्रतिदिन आपको किस तरह से ये प्रेरित करता था अपने काम को करने के लिए? अपने जब आप अपने इस डेली के ड्यूटीज पे निकलते थे तो कैसे मोटिवेशन मिलता था इस एक सेंटेंस को लेके सर? देखिए, ये थाना पुलिसिंग में ये निर्भर करता है कि हमारा समाज से लगाव जुड़ाव कितना है, हमारा इंफॉर्मेशन नेटवर्क कितना बढ़िया है, ताकि हमें सूचनाएं मिल सकें। और ये पता चलता है कि जब सूचना हमें मिलेंगी, वो सूचना का तंत्र, चाहे हमारा कांस्टेबल हो, चाहे हमारा जो विलेज चौकीदार हो, चाहे हमारे गांव के प्रधान हो, या पीड़ित व्यक्ति हो, या अन्य लोग जो एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस की मदद करना चाहते हैं, ऐसे लोग भी सूचना देते हैं। तो इस बात के लिए कि हम आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे, इसका एक मैसेज, इसका एक विश्वास जनता में हमें पैदा करना होगा। और वो तब संभव है जब हम उन पीड़ित न हुए हों उससे पहले परसेप्ट कर लें कि इस गांव में ऐसा हो सकता है। जैसे उदाहरण से बताऊं, एक अपराधी जेल में है, हम लोग निश्चिंत हैं कि जेल में है, कुछ नहीं करेगा, लेकिन क्या वो जेल से भी इस तरीके की चीजें कर रहा है?
अपना नेटवर्क चला रहा है, अपना गिरोहबंदी कर रहा है, तो हम उसके परिवार से मिलकर उनको सुरक्षित रहने का आश्वासन दे सकते हैं, या जिनको वो धमकी दे रहा है उनसे मिलकर हम उनको सुरक्षा प्रदान करने का आश्वासन दे सकते हैं। तो ये ऐसा प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है कि हम हर समय जब तक अपनी क्षेत्र में, जिसको बीट कहते हैं, उस बीट में जब तक हम एक लाइजनिंग नहीं बनाएंगे और उनकी सुरक्षा, उनके कल्याण के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक हम पुलिसिंग ठीक से नहीं कर सकते और उस समस्याएं प्रतिदिन बढ़ेंगी, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की हो, चाहे वो अपराध से संबंधित हो, हत्याओं से संबंधित हो, बलात्कार से संबंधित हो। जी सर, हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक और सवाल ले लेते हैं हमारे देखने वाले व्यूअर्स से। वो पूछ रहे हैं कि सर, मेडिकल और फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होता है? वैसे सर आपने बताया था कि आउटडोर होता है, इंडोर होता है, तो एक बार बस शॉर्ट में अगर आप समझा दें कि इन दोनों टेस्ट में क्या होता है बच्चों को। भर्ती के लिए, भर्ती में यस सर। जी जी, तो जो आउटडोर फिजिकल है उसमें रेस है, जिसमें चिप लगा के दौड़ाया जाता है, टाइम बाउंड है, कितने टाइम में आना है। उसके बाद पुशअप्स हैं, जिसको हिंदी में दंड और बैठक कहते हैं। चिनअप्स हैं, जिसमें हम अपनी चिन को बीम पे लगाते हैं। और इसके अलावा शॉर्ट पुट है, गोला फेंकने की प्रवृत्ति है, क्रिकेट बॉल थ्रो है, इस तरीके लॉन्ग जंप है, हाई जंप है। तो ये एसेसिंग चीजें हैं जिनको हमें करने के बाद ये फिजिकल एक मेजरमेंट है, फिजिकल एक मापदंड है जिन पर हम उनको खरा उतारते हैं। और जब क्वालिफाई हो जाते हैं तब तो वो मेडिकल के योग्य होते हैं। मेडिकल में उनका सारा चेकअप होता है, चाहे वो पैथोलॉजी का हो, चाहे कार्डियक हो, या रेस्पिरेशन का हो, ब्लड प्रेशर का हो, और उनके हाइड्रोसिल या उस तरीके के बॉडी के जो भी पार्ट्स हैं वो नॉर्मल कंडीशन में है या नहीं, इन चीज़ों को देखना पड़ता है। जो मेडिकल के जो भी नॉर्म्स हैं, वो उनके जो भी एडवर्टाइजमेंट निकला है उसमें बहुत क्लियर दिए हुए हैं, उनके एक बार देख लेंगे तो गाइडेंस मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो जो भी हमारे दोस्त देख रहे हैं, तो उम्मीद है कि आपके सभी सवालों के जवाब यहाँ से मिल गए होंगे। तो सर, अब एक लास्ट क्वेश्चन है कि कुछ एक खास टिप्स जो हमारे जो बच्चे देख रहे हैं, जो इस बार की यूपीएसआई के लिए तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी खासी इस बार वैकेंसी निकली हुई है और बहुत सारे लोगों ने इसमें अप्लाई भी किया हुआ है, तो वो एक कौन सा एक खास टिप्स होगा जो आप इन जो कैंडिडेट्स हैं उनको आप देना चाहेंगे सर? देखिए, सिलेक्शन में के लिए तो ये आवश्यक है कि उनको फिजिकल और मेंटल लेवल पे दोनों पे बैलेंस बना के चलना होगा। क्योंकि पढ़ाई बहुत करते हैं बच्चे, फिजिकल में थोड़ा दिक्कत होती है। जब रनिंग स्टेज पर ट्रैक पे आते हैं तो वहाँ वो कंफ्यूज हो जाते हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। इरेगुलर अभ्यास के बाद उसे करते रहे, और जो पढ़ाई कर रहे हैं उसको एक रिकॉर्ड के तौर पर रखें, उसको बार बार पढ़ें। तीसरा यह है कि अपना ही एनालिसिस करें, आत्मविश्लेषण करें कि मैंने जो कुछ किया है वो पर्याप्त है क्या। टाइम मैनेजमेंट करें उसका, कि जितने हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं वो एक शेड्यूल टाइम में, एक निर्धारित समय में समाप्त हो जाए, तभी हो पाएगा। आपने पता चला कि 6 महीने तैयारी की, 3 महीने तैयारी की, एक ही विषय को पढ़ते रह गए, तो एनसाइक्लोपीडिया नहीं बनना है, सेलेक्टेड स्टडी करनी है। क्योंकि यहाँ एनसाइक्लोपीडिया काम नहीं आना, यहाँ आपको सेलेक्टेड स्टडी करके उस पर मनन करके, एकाग्रता से नोट डाउन करके, उस पर उसका एनालिसिस करके, ये सफलता की कुंजी है, तो इस सफलता में जरूर सहायक होगी। जी सर, तो ये सारी बहुत अच्छी बातें जो सर ने आज हमारे साथ शेयर की है, और बहुत सारे उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट्स हैं जो हमें इस वक्त लाइव देख रहे हैं, सबके साथ शेयर की है। तो सर, हम पूरे सफलता टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ शामिल हुए। कुछ बच्चे थैंक यू कुछ बच्चे चाह रहे होंगे कि हमें कुछ गाइडेंस मिल जाए कि हम क्या पढ़ें, तो मैं कुछ, हाँ, ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया अचानक बात में कि निश्चित तौर पर ऑब्वियसली चाह रहे होंगे, तो कुछ बुक्स हैं, कुछ प्रकाशन हैं, जिनकी पुस्तकें हैं जो आज समय में चल रही, सर्कुलेट हो रही हैं काफी। एक घटना चक्र है, घटना चक्र प्रकाशन है, वो है उपकार गाइड। सही बच्चा कोई पूछता जरूर मुझसे, तो मैं याद आ गया तो मैंने इसलिए बता दिया। उपकार गाइड है, वो देखें। और ये मेरठ पब्लिकेशन की 1-2 किताबें हैं, किताबें तो 20 सैकड़ों में, लेकिन ये मैं वो बता रहा हूँ जिनसे हम थोड़ा सा
जो बच्चे हमें फीडबैक देते हैं कि साहब ये किताबों से पढ़ के हम दरोगा बने या ट्रेनिंग सेंटर आए हैं, तो इसलिए मैं इस चीज़ को कम्युनिकेट कर रहा हूँ कि उनको लाभ मिला। तो मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, कैरिसन है, एरिकैन पब्लिकेशन है मेरठ का, तो उनकी कुछ किताबें हैं जो कंसर्न विषय पर ही हैं, तो ये उनके लिए मैं थोड़ा सा गाइडेंस देना चाहूँगा। ऑल द ये बेस्ट। सब बहुत बहुत अच्छी बातें आपने शेयर कर दी हमारे बच्चों के साथ। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम अपने बच्चों का भी धन्यवाद कहेंगे जो हमारे साथ अभी तक जुड़े रहे, और उम्मीद है कि आप सब सफल होंगे, और हम लोग साथ में इस सफलता की जो है हम लोग साथ में एक साथ इसे सेलिब्रेट करेंगे सर। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद शाहजान जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार।